Hello students, I am Rajanthiman. Welcome to our channel of Concept JEE and NEET. मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री का 12th के अंदर केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है, इससे हर बार 4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। अगर आप साइंस के अंदर किसी भी एरिया को स्टडी करते हो तो किसी भी एरिया को स्टडी करने के लिए आपके पास 3 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के लिए, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई। हम इसको जानते भी हैं कि किसी भी साइंस के अंदर अगर हमें कोई भी चीज पढ़नी होती है, अगर कोई भी स्टेटमेंट हमें आता है तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है व्हाई इज दिस। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज दिस, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज दिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्हाई इज दिस, व्हाई केमिकल काइनेटिक्स हैज बीन इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी, इसके बिना ऐसा क्या हो गया था कि अगर हम ये ना पढ़ते तो हमारी बहुत सारी चीजें रह जाती। तो अगर हम साइंस के अंदर जाते हैं तो हम 12th के अंदर मोटा मोटा 3 चीजों की स्टडी करते हैं। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है फिजिक्स के अंदर, फिर केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, थर्ड हम स्टडी करते हैं मैथ्स की। जैसे हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्क। उसके अंदर डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और उसके फिर आगे एप्लीकेशंस हैं, उसके पीछे एनर्जी क्या लॉजिक्स है। हम इन सब चीजों की स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक इसी तरह से मैथ्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि क्या फंक्शन है, उसके ऊपर हम अपने ऑपरेटर्स लगाते हैं और उसके बाद में उसको हम आगे केमिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर उसकी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है उसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, होती है कि नहीं होती है, क्या कंडीशंस के लिए डिपेंड करेगी, क्या उसकी स्पीड रहेगी, इन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं। तो हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम कोई ए प्रोडक्ट मिलाएं बी के अंदर तो उससे वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पहली चीज वही क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आया इज दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। कोई भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है कि वो ए से बी मिलके कोई भी प्रोडक्ट सी बनाएगी या नहीं बनाएगी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हुई तो वो किस तरह से होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कोई भी एक रिएक्शन हुई तो उसकी स्पीड क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है और इसी को हम इससे रिलेट करते हैं कि कोई भी रिएक्शन हुई हम उसको लेके नहीं बैठ सकते कि वो रिएक्शन आज हो जाएगी, कल तक हो जाएगी, 1 महीना बाद तक होगी। कभी कभी रिएक्शन ऐसे होते हैं कि सदियां लग जाती है, पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि कोयला होता है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर बनता है, कई हजार साल लग जाते हैं इसको बाहर आने के लिए, फिर हम उससे आगे पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं और ये सब चीजें हम उसके अंदर करते हैं। लेकिन कोल को बनने में बहुत साल लग जाते हैं। मतलब अगर हम आज जेईई की तैयारी करनी शुरू करते हैं और फिर नीट या किसी की प्रिपरेशन करते हैं, फिर आगे स्टडी करेंगे, हमारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह की स्टडी जो है वो हम स्पीड के अंदर देखते हैं। इन सबको अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहली रिएक्शन है कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिजिबिलिटी, उसकी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। कोई भी रिएक्शन किस तरह से होगी, कौन कौन सी स्पीसीज उसके अंदर बनेगी,
कौन किससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में क्या आगे बनेगा, आगे कौन अटैक करेगा, इन सब चीजों की रिएक्शन की स्टडी करते हैं मैकेनिज्म। एंड द थर्ड वन इज कोई भी रिएक्शन अगर हुई तो उसकी स्पीड क्या होगी, उन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं, वो करते हैं हम काइनेटिक्स के। तो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके अंदर कैसे हम रिएक्शंस को चलाएंगे, कैसे नहीं करेंगे, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, अगर हम इसमें हम 3 एग्जांपल्स देखते हैं, इन एग्जांपल्स से हमें समझ आ जाएगा कि केमिकल काइनेटिक्स की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी गैस प्रेजेंट है। अगर हम उनकी केमिकल रिएक्शन कराएं तो आप सबके लिए सबसे इजी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनेगा, सबको पता होगा। अगर हम इन दोनों को नॉर्मल भी देखें तो जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2 ये बन जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा बनता है? हमारे सामने एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी इस तरह से प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद भी कई साल बीत जाते हैं एक थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर बनने के लिए। उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि उसके ऊपर किस तरह की कंडीशन अप्लाई होंगी, कौन सा प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट होगा, कौन कौन सी कंडीशंस उसके अलावा होगी, टेम्परेचर क्या होगा, जिससे कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना ले। या फिर हम इसके अलावा दूसरी किसी रिएक्शन को देखते हैं, ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, हेबर प्रोसेस के नाम से ही जानी जाती है। H2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH2। इसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट और हाइड्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों रिएक्शन आगे प्रोसीड करके अमोनिया फॉर्मेशन नहीं करते। या फिर इसको गैस की इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रिएक्शन, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा प्रेशर यूज होता है, उन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। फिर हम आगे देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर हम देखें, कोई भी रिएक्शन फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है। हम बॉडी के अंदर देखते हैं, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। वो कैटलिस्ट किस तरह से रिएक्शन करते हैं, कितनी स्पीड से रिएक्शन करते हैं। कोई रिएक्शन अगर स्लो है उसको हम फास्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि हम अगर इसको स्टडी करने बैठे तो हमारे कई हजार साल बीत जाएंगे, तो हम किसी स्लो रिएक्शन को स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसमें क्या डालना पड़ेगा जिससे कि वो फास्ट हो जाए, पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, उसके पीछे हम कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स डाल सकते हैं जिसकी वजह से कोई रिएक्शन स्लो हो जाए या कोई रिएक्शन फास्ट हो जाए। उनको रिएजेंट्स को हम बोल सकते हैं, आगे हम इसके अंदर स्टडी भी करेंगे, उनको बोलेंगे हम कैटालिस्ट। इस चीज की हम स्टडी कर सकते हैं। कोई रिएक्शन अगर फास्ट है उसको स्लो कैसे करेंगे, इन सब चीजों की हम स्टडीज के अंदर। तो अगर देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स ना होता तो हम ये चीज नहीं बता सकते कि कोई रिएक्शन कितने टाइम में होगी और वो कितना टाइम लेके किस तरह से वो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। इन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। अगर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करें तो ये चीज हमने 11th में पढ़ी है और ये हम सबको आती है। अगर हम डायरेक्शन के बेस पे इसको क्लासिफाई करें तो हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह की होती है कि ए से मैंने कोई बी प्रोडक्ट बनाया, साथ ही साथ बी से वापस वो ए प्रोडक्ट बन गया। मतलब आपने शुरुआत करी यहां से और रिएक्ट करके वो बी में चला गया। मतलब ये दो डायरेक्शन होती है और इसको हम इक्विलिब्रियम के अंदर स्टडी भी करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए
उसके अंदर क्या है, अगर हमने कोई रिएक्टेंट लिया और उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई, कोई भी लैब के अंदर अपरेटस रखा, उसके अंदर वो डाला और उससे हमारे पास सी प्रोडक्ट बन जाए डायरेक्ट और वापस ना बने, उनको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल होगी, ये कंप्लीट होगी, लेकिन इसका कुछ नहीं पता ये रिएक्शन कंप्लीट होगी या कंप्लीट नहीं होगी। अब हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एज वेल। स्पीड के बेस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे? स्पीड के बेस पे अगर हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करें तो हमको तीन तरह से रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो बहुत फास्ट हो जाएंगी, एक्सट्रीमली फास्ट। ये रिएक्शन कैसे होंगी? मतलब मैंने एक कोई भी कंपाउंड लिया ब्यूरेट के अंदर या बीकर के अंदर, उसके अंदर मैंने कोई बी डाला, तुरंत रिएक्शन होगी, पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाए, उस तरह की रिएक्शंस को बोलेंगे एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस। जैसे कि इसके दो एग्जांपल भी लेके देखते हैं। सबसे पहला एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, दूसरा एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है वो भी इसी के अंदर आती है। अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए देखें तो AgNO3 अगर हम इसके अंदर HCl डालते हैं तो डायरेक्ट AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, देख जैसे ही डाला तुरंत बन जाता है। दूसरा रिएक्शन अगर हम एसिड बेस रिएक्शन देखें जो हम एसिड बेस ट्रांजिशन के अंदर करते भी हैं, NaOH और HCl को अगर हम एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो डायरेक्ट उससे NaCl बनता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होगी उनको बोलेंगे हम एक्सट्रीमली फास्ट, और इसको इसी कैटेगरी के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद आते हैं स्लो रिएक्शन, या फिर हम इनको बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शंस, इनकी स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है वेरी स्लो रिएक्शंस, जो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम लोहे को आज रख के छोड़ दें और 10 या 20 साल बाद आए और हम उसके बाद में देखें कि उसके ऊपर एक थोड़ी सी बहुत हल्का सा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, तो इसी का एक बहुत अच्छा है, इसकी वजह से हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शंस होता है उसमें भी आयरन की रस्टिंग बहुत लेट होने की वजह से हम उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर भी यूज करते हैं। ये बहुत स्लो रिएक्शन है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कार्बन के हम अगर एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन एलोट्रोप्स हमारे पास ग्रेफाइट की फॉर्म में होता है, जो हम पेंसिल के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसी को ही अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इसको देखें तो हमारा कार्बन ग्रेफाइट वो डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन है। इतनी ज्यादा स्लो रिएक्शन है कि अगर हम इसको आज छोड़ दें और कई पीरियड भी गुजर जाए, सदियों बीत जाए, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट नॉर्मल रिएक्शन में नहीं होगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो वेरी स्लो रिएक्शंस होगी। उनको हम इनका टाइम बहुत कम होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से, स्पीड बहुत कम होने की वजह से हम इसको बहुत जल्दी स्टडी नहीं करते हैं। इसके लिए हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं। स्लो रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अच्छे से स्टडी करते हैं। इसके लिए पूरे पोस्टुलेट्स, पूरे ट्रिक्स वगैरह बनी हुई हैं, उससे प्रूव करते हैं। और एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस को हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं, जो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ये चीज देखते हैं, हमने सबसे पहले देखा कि हम केमिकल काइनेटिक्स को क्यों स्टडी करें, ये सब चीज हमने इसके अंदर देखी। अब हम देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है।
काइनेटिक्स के अंदर हमने 3 क्वेश्चन करे थे। सबसे पहला था व्हाई, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज दिस। तो जो व्हाट इज दिस वाली चीज है उसको हम इसके अंदर अब स्टडी करते हैं, यहां पर हमने कर दिया। तो हम इसके अंदर आता है काइनेसिस, काइनेसिस से बना है काइनेसिस, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी टाइम के साथ कितना चेंज आता है। मतलब कैसे, इसके अंदर क्या करेंगे हम, चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि आज मैं अगर पतला हूं, कुछ दिन बाद बहुत ज्यादा मोटा हो जाऊं, तो कितने टाइम में मैं मोटा हो जाऊंगा। इस तरह की स्टडी, कोई भी मेरे अंदर कोई प्रॉपर्टी हो वो कैसे चेंज होगी, टाइम के साथ। या फिर केमिकल स्पीशीज के अंदर कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो टाइम के साथ में कैसे वेरी करती है, इसकी स्टडी हम इसके साथ में करते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर देखें, अगर हमारे पास में कोई भी रिएक्शन है और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, और यहाँ हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और उससे वो भी बना, तो इसकी प्रॉपर्टी में कितना चेंज आया टाइम के साथ में, उसकी हम स्टडी करते हैं काइनेटिक्स के अंदर। उसको बोलते हैं रेट इज इक्वल टू चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी हम स्टडी करते हैं। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज बहुत तरह की हो सकती है, जैसे कि एक पहली हम कंसंट्रेशन को देखें, जैसे हम मोलरिटी का चेंज चेक करें, या फिर हम प्रेशर को भी देख सकते हैं, प्रेशर का चेंज ऑब्जर्व करें, उसको हम टाइम के साथ देखें कि यहाँ पे कितना प्रेशर था, इस पॉइंट के बाद में जब T2 टाइम आया, कोई अलग टाइम आया, उस पर कितना प्रेशर है वो चीज चेक कर सकते हैं। थर्ड चीज हम pH भी चेक कर सकते हैं, फोर्थ कलर भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर कितने मोल्स का चेंज आया ये भी चेक कर सकते हैं। मतलब इसमें से कोई भी चीज यहाँ पे उसका चेंज हम चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम करेंगे। अगर हम इसको बोले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, जहां पे जो x है वो है प्रॉपर्टी और t इज इक्वल टू कोई भी टाइम इंटरवल। प्रॉपर्टी जनरली हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन का ही हम चेंज देखते हैं अगर हम कोई भी रिएक्शन चलाते हैं। दूसरा क्या है, हम कभी कभी जब गैसियस फॉर्म में होती है तो उसमें हम प्रेशर का चेंज भी देखते हैं। इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्पीड को भी देखें, 12th के अंदर हमने स्पीड पढ़ा। स्पीड को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो होती है एवरेज स्पीड, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड वैसे होती क्या है? स्पीड को हम नॉर्मली क्लासिफाई फॉर्मुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर हमें ये चीज समझ आ गई तो हम उसके बाद में स्पीड को ही रेट से कंपेयर कर सकते हैं और उसको फिर हम कोरिलेट कर सकते हैं काइनेटिक्स के साथ। जैसे कि सबसे पहले होता है कि एवरेज स्पीड। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मुझे यहां से दिल्ली से
मुंबई जाना है, तो मुंबई जाने के लिए अगर मैं किसी भी व्हीकल से जाता हूँ, तो अगर हमारे पास कोई भी स्पीड है, अगर पहले 50 की स्पीड से हमारा व्हीकल चला, उसके बाद में 20 की स्पीड से व्हीकल चला, फिर अचानक बहुत तेज हो गया, अगर 60 की स्पीड से व्हीकल चला, इस तरह चलता रहा, तो एवरेज स्पीड होगी, अगर हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे तो उसको हम इस तरह से एवरेज कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हम यहाँ से दिल्ली टू मुंबई जाए, मुंबई टू दिल्ली जाए, तो ओवरऑल स्पीड होगी वो इन दोनों का एवरेज होगा। लेकिन अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे बोले, किसी भी टाइम पे कि इस टाइम पे इसकी स्पीड बताओ क्या होगी, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम कि अगर दिल्ली से मुंबई यहाँ है, ये डिस्टेंस है, और अगर मैं बोलूँ इसकी स्पीड क्या है, तो हम बोलेंगे कि एवरेज स्पीड जो भी है वो इसके बीच में, अगर यहाँ ये चला, फिर ब्रेक भी लगा, ब्रेक वगैरह लगने के बाद उनको टोटल सम अप करने के बाद में जो हम उससे डिवाइड करते हैं उसको हम एवरेज लाएंगे, तो वो इसकी टोटल एवरेज स्पीड होगी। लेकिन अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ तक कि कितनी डिस्टेंस थी और उसका कितना टाइम कंज्यूम हुआ, हम लोगों को डिवाइड कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। ठीक इसी तरह से ही हम रेट को भी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। रेट भी दो तरह से होता है, एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो उसके लिए अगर इसकी कंसंट्रेशन अगर लिख जाए T = T1 टाइम पे, कितनी कंसंट्रेशन, अगर इसकी C1 कंसंट्रेशन है, मतलब अभी तक ये बिल्कुल स्टार्ट हुआ है और ये इसका बनना शुरू भी नहीं हुआ, तो उस टाइम पे अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 है, और अगर हम T = T2 टाइम पे देखिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन C2 हो जाएगी और यहाँ पे कुछ बनेगा, तो हम अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या एवरेज रेट देखेंगे तो उसको बोलेंगे वही जो हमने अभी तक देखा, एवरेज रेट = चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसको बोल सकते हैं C2 - C1 डिवाइड बाय T2 - T1, या फिर हम इसको ऐसे भी फॉर्मुलेट करते हैं, डेल्टा C इज द कंसंट्रेशन एंड डिवाइड बाय डेल्टा T, मतलब इसी को बोलेंगे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। इसमें हम बताते हैं कि अगर कोई भी T = T0 पे, T = किसी भी इंस्टेंट टाइम के ऊपर अगर हम रेट को डिफाइन करेंगे तो वो होगा इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए जो रेट होगा वो होगा जो भी इसकी कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय टाइम एट विच ही इज आस्किंग फॉर। तो यहां तक हमने देखा कि केमिकल काइनेटिक्स को हम पढ़ते क्यों है, क्यों जरूरी है वो। उसके बाद में हमने देखा, उसके बाद में क्या केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं, किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और स्पीड को हम किस तरह से करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, और इससे आगे का जो हम चीजें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जिसके बाद में हम जाएंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में। थैंक यू।